बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छा दिन गुजरेगा आज का भी। और अगर किसी चीज़ की परेशानी, कोई टेंशन है तो आज का दिन अल्लाह तवक्कल, सारे हालात, सारी परेशानियां जो हैं ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए, अपने बंदों से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले अल्लाह ताला, वो कभी अपने बंदों को इतना परेशान नहीं देख सकते। बस ये कि नीयतों को पक्का रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी उम्मीदें रखें, किसी का रास्ता ना रोकें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को ज़हनी अजियत ना दें, किसी को जजमेंटल किसी के लिए ना होए, किसी को जज ना करें। और उसके बाद फिर देखें, अपना लहजा अच्छा रखें और नीयतों को साफ़ रखें। अल्लाह ताला सारे रास्ते जो है आसान कर देगा। अच्छा, हम बहुत सारे काम करते हैं, एक चीज़ नहीं करते, वो मैं एक प्रैक्टिस में आपको डालने के लिए यहाँ पे वो डिस्कस करना चाहूँगी। हम अपनी हेल्थ के लिए ना एक काम ये करते हैं, हम कहते हैं यार हमें आराम की ज़रूरत है, हम आराम करते हैं। आराम करने के लिए हम क्या करते हैं, रात भर भी इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर कमरा, सोते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, फिर अपना बिस्तर कमरा इस्तेमाल करते हैं, सोते रहते, पड़े रहते हैं। टीवी देख रहे हैं तो किसी सोफे पे बैठ के मरियलों की तरह, ऐसे लाश की तरह पड़े रहेंगे, ऐसे लेटे रहेंगे। और अगर कहीं बेडरूम में बैठे हैं तो भी यही पोजीशंस, ये जो लथार्जिक पोजीशंस और बिल्कुल अपने आप को बैठे रहना, लिटा के रखना, ये भी आपकी सेहत को बहुत ख़राब करता है। आपको पता है, ये जो 40 साल की उम्र होती है ना, जब आप 40 के होने वाले हों, 35 के बाद से आपको अपने जोड़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये जो जोड़े हैं ना, जोड़े हमारी जिस्म के हर किस्म के जहाँ जहाँ जोड़ है ना, ये जोड़ों का जो लेस है ना, जिसको मैं कहूँगी मिक है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ख्याल, और एक्स्ट्रा ख्याल में ये है कि हमने इसको जंग नहीं लगाना, हमने इसको एक्टिवनेस में रखना है, हर वक्त इसको एक्टिव रखना है। कभी चल रहे हैं, कभी फिर रहे हैं। ज़्यादा देर अगर आप बैठे हैं, 10 मिनट 5 मिनट बाद उसके चलना शुरू कर दें। अगर आप लेटे हुए हैं तो बस आधा घंटा लेटे, उसके बाद फिर बैठना शुरू कर दें। जो खड़ा है वो बैठ जाए, जो बैठा है वो लेट जाए, फिर इसी तरीके से फिर लेट जाए, फिर खड़ा हो जाए। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहे, या फिर वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे, अपने जिस्म को हरकत में रखे। 40 साल के बाद तो उसके जिस्म का जो लेस है, जो हड्डियाँ हैं, उसको जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ों का लेस एक बार चला जाए वो वापस नहीं आता, और 40 के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। ख़ास ख्याल रखिएगा। अभी हम बात करेंगे, हमारे पास एक ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि अमार जाफरी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA। उनको इसलिए मदऊ किया है कि आज का टॉपिक ये है कि जो खुफिया कैमरे लोग लगाते हैं होटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, ऐसी जगहों पे लगा देते हैं, चुपके से पता भी नहीं चलता। उधर चेंजिंग रूम्स जो होती हैं, गर्ल्स के कॉलेजेस जो है होते हैं उन पर, या फिर ऐसे शीशे होते हैं होटल्स के या किसी घर के, जहाँ पर दूसरी साइड से देखा जा रहा होता है आपको, मगर आपको ये लगता है कि उसमें तो आपकी शक्ल दिख रही है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत पकड़ी जा रही हैं। कोई लोग होटल्स में रहने के लिए जाते हैं तो ऊपर से छत में सुराख हुआ होता है, दरवाजे में सुराख हुआ होता है, चाबी वाली जगह पे होल हुआ होता है, दरवाजे के नीचे जो झीरियाँ होती हैं उधर से होल हुआ होता है, ठीक है। बिल्कुल बिस्तर के ऊपर टॉप पे जो है ना, छत पे कैमरास फिट किए हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना केसेस सुनने को आ रहे हैं। तो आपने एहतियात करनी है, और किस तरीके से एहतियात करनी है, इसकी क्या ट्रिक्स हैं कि आपको पता चल सके कि अगर जिस जगह आप जा रहे हैं, जहाँ पे कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा हुआ, तो वो हम उस पर जो बात करेंगे वो अमार जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अमार जाफरी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत से। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, हमने अवेयर करना है अपनी आवाम को। मुझे बताइएगा, ये जो खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं जगहों पे, ये क्यों लगाए जाते हैं, पहले तो ये बताइएगा। अच्छा, पहले तो इसकी ज़रूरत है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होती है एक्टिव सिक्योरिटी, एक होती है पैसिव सिक्योरिटी। एक्टिव में आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पुलिस होती है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पैसिव सिक्योरिटी वो होती है, नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो सिक्योरिटी होती है जी। इसकी ज़रूरत है। और ये आज की ईजाद नहीं, ये बहुत पुरानी ईजाद है जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं। पहली बात तो ये है, और इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब हो ये रहा है कि इंसान की प्राइवेसी इफेक्ट होनी शुरू हो गई है। आमतौर पे ये काम खुफिया एजेंसीज वगैरह इदारे करते हैं कि अपने जो उनके टारगेट्स होते हैं उनकी चीज़ें मालूम करने के लिए। लेकिन अब ये इस तरह हो गया है कि अब वो जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके अंदर, तो वो अब आम भी अवेलेबल है, तो वो फिर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। साहब ने फरमाया कि वो बेडरूम्स में लगा देते हैं, किसी के होटल में लगा देते हैं। आम तौर पे जहाँ पे ये कपड़े वगैरह आप चेंज करते हैं ट्राई करने के लिए, लोग वहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये बाहर के मुल्कों में भी होता है, सिर्फ पाकिस्तान, बाहर के मुल्कों में भी होता है। वो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर।
फिर वो उसमें ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है उसके बाद उसकी। अब इसका मसला सारा ये है कि ये मालूम करना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर सर्विस कहते हैं उसको ना, तो ये काम हर आदमी नहीं कर सकता है। मतलब वो पहले तो आपने सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो आपने बताया ना कि आवाज़ें रिकॉर्ड करना, ऐसे उसके अंदर हैक कोई चीज़ लगा दी जाए, कैमराज एंड ऑल, तो ये क्या वो देखने वाली कहानी भी हो सकती है कि वो उसमें ऐसी कोई डिवाइस लग जाए जिससे देखा भी जा सकेगा कैमरा और कैप्चर भी किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है? वो तो आम है। देखें, इवन जो आपका टेलीफोन है उसको आप रिमोटली भी ऑन कर सकते हैं। देखिए वो पूछता है ना आपसे कि जी आप अपनी क्या क्या चीज़ शेयर करेंगे कैमरे के अंदर, ये सेल फोन में, तो अगर आप उसको अनेबल कर दें उसके वीडियोस को, तो सब निकल जाएंगी वहाँ से ना। वो तो आपके ऑप्शन है ना, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है। ये तो पब्लिक प्लेस में है अपना, और एक होटल में AC लगा हुआ है, या इवन जो आपके घरों के अंदर जो ये आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये इवन आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपकी ओवन्स हैं, इसके अंदर डिवाइसेस आ गई हैं। अभी बाहर के मुल्कों में अगर आप अपने ऑफिस से निकले हैं तो अगर आप सुबह एक चिकन को मसाला लगा के ओवन में रख आए हैं, तो अगर आपका डिस्टेंस जो है वो आधे घंटे का है, तो आप आधे घंटे पहले अगर ऑन कर दें अपनी गाड़ी में से, तो जब आप घर पहुंचेंगे तो आपका चिकन तैयार होगा। ये कैसे है? आपका सेल्फ या लिंक्ड है आपके ओवन के साथ, वो ऑन कर देगा उसको। तो ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है। सर ये डिटेक्ट कैसे होगा कि किसी ने अगर जैसे कोई होटल में किसी को क्या पता कि कैमरा लगा हुआ है किसी गेस्ट हाउस में? जो इसका प्रोफेशनल तरीका है उसकी स्वीपिंग कहते हैं कि इस कमरे से कोई सिग्नल तो नहीं बाहर जा रहे जो पता नहीं है कि सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है? तो वो इक्विपमेंट है, वो कुछ खास इदारों के पास होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट के, वही कर सकते हैं स्वीपिंग। यहाँ जो मैं कहना चाहूँगा, मगर सर आम आदमी को कैसे पता चलेगा? मेरा सवाल यही है, मुझे क्योंकि जरा क्यूरियोसिटी इसी बात पे हो रही है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आप पब्लिकली या उस जगह जहाँ पे और लोग आते हों कोई चीज ना करें जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले। ये तो एक आम प्रिकॉशन है, ठीक है, सिंपल, दुरुस्त, बिल्कुल सही। यानी एक काम जो है वो वैसे वाशरूम है, वाशरूम में जाए करने का है, तो आप क्यों अपने कमरे में करते हैं? पहली बात तो ये होगी, ठीक है? वॉशरूम सर, वॉशरूम में भी तो कैमरा हो सकता है ना? दूसरी बात ये है कि कुछ जगह कैमरे लगे होते हैं जो अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, जो आम पब्लिकली जगह पे लगे होते हैं, ठीक है? तो मैं पहली एडवाइस तो आपके सुनने वाले में करूंगा कि आप वो बातें क्यों करते हैं जो आप नहीं चाहते किसी और को पता चले। अगर वो आपकी प्राइवेट गुफ्तगू है, दोस्तों की महफिल है, तो उसको अपने घर में करें या ऐसी जगह करें कि जो जहाँ पे कोई आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकें। देखिए, प्राइवेसी लॉज अब बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इवन अगर आप इंटरनेट के ऊपर किसी को बदनाम करते हैं तो वो आप पे सू कर सकता है प्राइवेसी लॉ के अंदर। सर एक तो अगर आपके घर में सर एक ब्रेक की ज़रूरत है, मगर मैं आपको ब्रेक के बाद यही पूछूंगी कि देखिए, मैं तो होटल्स की बात कर रही हूँ, होटल वॉशरूम्स भी होते हैं, रूम्स भी होते हैं जहाँ पे कपड़े चेंज करने या कुछ करने, तो वहाँ पर फिर अब प्राइवेसी का क्या ताल्लुक आ जाता है? वहाँ पे तो मतलब इट्स अ होटल रूम्स एंड वॉशरूम्स, यू नो, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब डिटेक्ट कैसे होगा कि इट गोना हैपन लाइक दिस? एनीवे, एक ब्रेक के बाद आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं घरों में, गेस्ट हाउसेस में, या फिर ये हॉस्टल्स वगैरह में गर्ल्स की, और आपको पता है होटल्स के किस किस तरह के केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि ये वीडियो जो है खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर ली गई और वहाँ पे जो गेस्ट आए थे उनको पता ही नहीं चला। होटल में, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियाँ चेंज कर रही हैं, वहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए जाते हैं। इन सब के बचाव के लिए जो तदाबीर है उस पर बात करें हम लोग यहाँ पर अमार जाफरी साहब से। जी अमार जाफरी साहब, आप कुछ बता रहे थे, ओवर टू यू अगेन। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहला तो ऐसा है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें कि आप पब्लिकली कोई ऐसी बात ना करें, ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप मतलब है कि एक्सपोज होने का ख़तरा हो। अब आते हैं वाशरूम्स की तरफ, या जहाँ पे लोग कपड़े बदलते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, वो वाकई बड़ा खतरनाक काम है। पहली जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतज़ामिया की है कि वो चेक रखे कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे सॉल्व तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। अच्छा, और वो ज़ाहिर खुफिया लगी भी होगी, पहली बात तो। दूसरी बात ये है इसमें कि कुछ ऐसी ऐप्स आ गई हैं, अगर आप उनको एक्टिव करें तो वो बता देते हैं कि इस रेंज में कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है।
और वो अच्छा। एक जब आप कोई और प्रोग्राम करेंगे तो डिटेल्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं उससे, उन ऐप्स के बारे में हम ट्रेन कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शक है कि भाई होटल वालों को शक है, तो वो किसी जो मुतल्लिका इदारे हैं पुलिस के, उनको बुला लें और उनको कहें कि जी हमें शक है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो उनके पास इक्विपमेंट होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, वो आपको स्वीपिंग कहते हैं उसको, वो स्वीपिंग करके बता दें। ये जितने होते हैं ना जो बड़े हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, मैंने उस इदारे में मुलाजमत की है, जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो सबसे पहले एक स्वीपिंग टीम जाती है, वो उसको देखती है, और ये दुनिया में हर जगह होता है। इवन आपने देखा होगा स्निफर डॉग्स होते हैं कि वो आते हैं क्योंकि उनकी सेंस बहुत तेज़ होती है ये सेंस करने के बारे में। तो इस वक्त चूंकि हम सिर्फ कैमरों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो कैमरे का स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उसके अलावा जो साउंड की स्ट्रेटजी वो डिफरेंट है। कुछ जगह अब इनकी कंबाइंड डिवाइसेस आ गई हैं कि जो साउंड भी ट्रांसमिट करती हैं और कैमरे भी ट्रांसमिट वीडियो भी अच्छा ट्रांसफर सर, एक करती और हैं। चीज़, ये जो शीशे लगे होते हैं ऐसी जगहों पे, कहीं अगर किसी ने इस तरह का कोई काम करना होता है, छुप के किसी की वीडियो बनाना या किसी को देखना, ऐसे शीशे भी आ गए हैं जहाँ पे शीशों के पीछे जो है वो जो लोग हैं वो सामने पूरा सब कुछ देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है उनके लिए, मगर सामने वाले को लगता है कि इसमें हमारी शक्ल दिख रही है। ये तो बड़ी आम चीज़ है, ये तो बड़ी आम चीज़ है। अब कमर्शियली अवेलेबल है कि आप यानी कि अंदर से बाहर सब कुछ देख रहे हैं, बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख सकता है। इट कैन बी वैसा वर्सा आल्सो, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी गुफ्तगू है इसमें एक और एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आपको एक नज़र आ रहा होगा कबूतर उड़ता हुआ हवा के अंदर ना, तो आप समझिए कबूतर उड़ रहेगा, जबकि कबूतर नहीं होगा, वो एक गैजेट होगा जिसके अंदर आपके पूरे इलाके की चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमिट, वो अपेरेंटली भी मैंने खुद देखे हैं वो बाहर के मुल्कों में, लगता है कबूतर उड़ा जा रहा है, जबकि उसकी डिवाइस लगी हुई है और वो आपकी पूरी वीडियो। पुराने ज़माने में लोग घरों में छतों पे सोते थे, आजकल भी गर्मियों में लोग छतों पे सोते हैं। तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं, इसे कहते हैं कि भाई आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को। कोई आपकी बगैर इजाज़त के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कोई फ़ोटो भी डाल दे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। पहली बात तो ये, वीडियो तो बहुत ख़तरनाक बात है ना। अगर कोई बगैर इजाज़त के आपके पिक्चर डाल दे आपकी, ख़ासतौर पे ख़वातीन की, तो वो एक जुर्म है और आप कह सकते हैं कि जिसने मेरी बगैर परमिशन के डाली है। आप पता है बाहर के मुल्कों में अगर आप ख़वातीन के साथ फ़ोटो लेते हैं तो आप उनको बताते हैं पहले कि जी आप ये पिक्चर फेसबुक पर डालेंगे। मैं जब भी अपनी महफ़िलों में ख़वातीन होती हैं, मैं पिक्चर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी आपकी इजाज़त से, अगर कोई लड़की कहती है कि नहीं भाई मैं फैमिली नहीं चाहती, तो मैं कहता हूँ आप निकल जाएँ। और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है। मैं जी आपके बिल्कुल। प्रोग्राम के ज़रिए सब अगर लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस पिक्चर में ख़वातीन हों उनको इजाज़त लेके अपलोड करें, वरना अपलोड ना करें। ये बेशक। एथिकल। थैंक अब यू अमार कानून जाफ़री, की बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की और हमें आगाह किया। नाज़रीन देखें, अगर आपको कहीं शक है, अगर आपको लगता है कि जिस होटल में आप गए या किसी ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ पे जैसे खिड़की या वॉशरूम का जो मिरर है वो आपको मिरर लग रहा है और आप उसके ऊपर जो है ना अपनी शक्ल देख रहे हैं, दाँत मांज रहे हैं, बाल सेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कर लीजिए पहले कि ये शीशा वो शीशा है जिसमें आपकी शक्ल दिख रही है, ये वो शीशा है जो इस शीशे के पार यहाँ पे लोग बैठ के आपको देख रहे हैं और आप यहाँ पे सामने नहा भी रहे हैं, तो दांत भी मांज रहे हैं और बात भी कर। मेक श्योर आप जिस जगह जा रहे हैं वो शीशा कैसा है, ठीक है। उसको आप टच करेंगे, अब सपोज दिस इज़ द ग्लास, राइट, ये ग्लास है, गौर से देखिएगा, सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये आपने उंगली इसके ऊपर टच की, तो वो शीशा जो है अगर वो असल शीशा होगा तो आपकी उंगली जो है ना ऐसे डिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। और अगर ये उंगली टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग फिशी, ओके। एक ये ट्रिक शीशे को चेक करने के लिए मैंने बताई। दूसरा ये कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, कमरे की सारी लाइट्स, वॉशरूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, जिस होटल में, जिस गेस्ट हाउस में, जिस जगह पे भी आपको शक है, शक नहीं भी है तो एहतियात रखें, आपने वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, वॉशरूम समेत। और उसके बाद अपना मोबाइल खोला, वीडियो कैमरा जो भी आपका होता है, और उसको ऐसे पकड़ के आपने चारों तरफ, इधर उधर, ऊपर, एसी, सुराख, छत, बिस्तर के साइड, ज़मीन, इधर उधर, हर जगह जहाँ जहाँ आपको डाउट है कि कोई चीज़ छुपाई जा सकती है, इवन अलमारियाँ वहाँ की, वॉशरूम की, टाइल्स के साथ, टाइलों की दीवार वाली जगहों पे, हर जगह आप उसको प्रॉपर चेक करें। उसमें ये होगा कि कैमरे की जो लाइट होती है ना वो हमें ऐसे रोशनी में तो नहीं दिखती, मगर मोबाइल की आँख ऐसे पकड़ती है क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट होती है, वो कैमरे की आँख से निकलती है।
तो वो कैमरा फ़ौरन एक जगह आपको रोशनी मिलेगी और उस जगह फ़ौरन जो है ना वो आपको दिख जाएगा कि दिस इज़ अ लाइट या, और बस फिर आप फ़ौरन पुलिस कॉल कीजिए और फिर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि आप अगर इस तरह की सिचुएशन को पकड़ते हैं तो बाकी कोई जो है ना उधर आके उस सिचुएशन में फंस ना जाएं, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आगे की ज़िंदगी भी बचाएं। मगर मेक श्योर हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, रूरल एरियाज़ जाते हैं, वहाँ जाके गेस्ट हाउसेस लेते हैं, पूरा पूरा घर विलाज अपनी फैमिली के लिए लेते हैं, हमें क्या पता हमारी फूफी के बच्चे हैं। चेक करिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत बात के साथ फिर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आज का मौजू बहुत अच्छा है क्योंकि हम मौजू जो हमने चूज़ किया वो है किस्मत और मेहनत। तो उसके ऊपर मैंने अभी एक बड़ा खूबसूरत सा एक कोट पढ़ा, तो मैंने कहा आपको भी पढ़ के सुनाऊँ। दिस इज़ कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझता, कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझता, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। अच्छी बात है। तो खैर बात भी बड़ी गहरी थी, मगर इसकी पूरी जो वजाहत है वो हम लेंगे यहाँ पे हमारे मौजूद मेहमान से। शुजात अली ख़ान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, 24 न्यूज़ का हिस्सा भी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं, इसलिए हमने इनको मदऊ किया। बहुत नॉलेज है इनकी, तो ये अपनी दीन की और दुनिया की दोनों की जो रहनुमाई है हमारी कर सकेंगे अच्छी तरीके से कि किस्मत क्या है और मेहनत में उसका क्या हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाफिज़ा खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्या मेहनत आपकी किस्मत को बदल सकती है? शुजात साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि किस्मत का जो तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है और मेहनत का, अब लफ्ज़ मेहनत सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन से क्या चीज़ आती है कि हमारे जहन में एक मज़दूर आता है, ईंटें उठाना आता है, खेत में हल चलता हुआ नज़र आता है, कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, रोड पे कोई काम करता हुआ बंदा नज़र आता है। इसे हमने मेहनत से जो है मनसूब किया, अमूमी तसव्वुर ये लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि किस्मत, और किस्मत का बड़ा फेक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ हमारे लिख दिया गया है वो ना तो वैसे ही है, तो पर हमने किसी तरह की कोशिश और काविश क्यों करनी है? जब एक लिख दिया है कि इसको जो है ना वो इस बंदे ने मरना है, लिख दिया गया है कि इस बंदे ने कत्ल होना है, लिख दिया गया है कि इस बंदे ने फेल होना है, तो फिर कोशिश का क्या इसके अंदर किरदार क्या है? जैसे ये भी कहा जाता है ना कि इंसान अपनी किस्मत जो है अपनी मेहनत से बदल सकता है। बदल सकता है। दैट्स 100% राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस्मत इटसेल्फ क्या है। साइंस ये कहती है कि 4 बुनियादी फैक्टर्स हैं, इनमें से किसी एक फैक्टर को भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो गाइडलाइन है। और गाइडलाइन किस चीज़ की? गाइडलाइन एक तो ये है टीचिंग है, ट्रेनिंग है, आपके मुख्तलिफ तरह के आपके एक्सरसाइजेज हैं, एक ये गाइडलाइन। लेकिन ये गाइडलाइन तब मैसर आती है जब आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर ये काम करने का नेचुरल टैलेंट भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने बच्चे का जो है, उस बंदे का नेचुरल टैलेंट फाइंड आउट करना होता है। उस टैलेंट की फाइंडिंग अगर हो जाती है तो उसके नहीं, स्किल्स नहीं, टैलेंट तो नेचुरल एबिलिटी। लेट्स सपोज कि आपके मसल्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप मसल्स की बुनियाद पर क्या काम कर सकते हैं? आपकी वॉइस बहुत अच्छी है तो वॉइस की बेस पर आप क्या काम कर सकते हैं? आप जो है कैलकुलेटेड, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं और आप अपनी कैलकुलेशंस की बुनियाद पर क्या क्या काम कर सकते हैं? इन्हें कहते हैं नेचुरल टैलेंट। ये हमने 14 साल तक, पैदाइश से लेकर 14 साल तक अरसा होता है जहाँ इसको हमने फाइंड आउट करना होता है। जब ये फाइंड आउट हो जाता है तो फिर इन टैलेंट्स को, पोटेंशियल्स को, एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए जिस समत में आपको लेके जाना है, आपको हमने जो है ना वो एथलेटिक्स में लेके जाना है, आपको एक्टिंग में लेके जाना है, आपको हमने साइंस में लेके जाना है। अब ये आपके फील्ड आ गए हैं। अब इन फील्ड को अचीव करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू नीड, यहाँ पर हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। 2 बातें होगी। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपका टाइम। टाइम मीन अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। लेट्स सपोज जैसे राइट नाउ इस वक्त मेरे पास एक मौका है अपनी बात को पूरी कौम तक, लोगों तक पहुंचाने का, तो तीसरी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर बंदे के पास उसका गाइडलाइन करके उसकी अगर आपने टैलेंट फाइंड आउट नहीं कर सके तो आप वो कहीं भी जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले आपका गाइडलाइन होगी, फिर आपकी स्किल्स होगी, फिर तीसरी चीज़ आपको टाइम हो गया, और चौथी चीज़ है आपकी अकाउंटेबिलिटी। जब आपने परफॉर्म कर लिया तो परफॉर्म करने के बाद हम फीडबैक कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो हैं वो फ्लॉज थे और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर ये 4 फैक्टर्स आप पूरे कर लेते हैं तो दुनिया का कोई शोबा,
कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सर ये भी बताइएगा क्या कोई ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पर सिर्फ मेहनत जो है वो काफ़ी नहीं रहती? देखिए, अब एक बंदा कोशिश करता जा रहा है, बिल्कुल खूबसूरत बात आपने की है, लेकिन उसको एक मौका नहीं मिल रहा। जब मौका ही नहीं मिल रहा तो वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता। वो जो मौका ना मिलना है, या बसा मौका तो आया लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, तो उसे वहाँ सफ़र करना पड़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, आपने नाम सुना है जहांगीर खान का। जहांगीर खान जो है बचपन में इनकी टांगें बहुत कमज़ोर थी और ये ज़्यादा चल नहीं सकते थे। अच्छा। फिर इनका हरने का ऑपरेशन भी इनका हुआ था, तो डॉक्टर ने इनको किसी तरह के जो है वॉक इन चीज़ों मना किया हुआ था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर की एडवाइस जो थी वो एक है, फ़िज़िकल फिटनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि इस ख़ानदान में जो है स्क्वैश का बड़ा इनका एक नाम था इनका, तो ये छुप छुपा के करते रहे, खेलते रहे। कहते कि 16 से 18 घंटे ये कोर्ट में लगे रहे। और फिर वही जिसको चलने से, ज़्यादा दौड़ने से मना किया था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया और 555 कंटिन्यूस मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बंदे ने कायम किया। अच्छा, समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत से कुछ एक्टर्स भी हैं और कोई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे अपने अपने शोबों में लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी लक काम कर गई, हमारी तो ना शक्ल थी ना मुँह मत्था था, उसके बावजूद हम कितने आगे निकल गए और वो बड़ी बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं। और जो हसीन है, जमील है, टैलेंट है, अच्छी एक्टिंग करते हैं, खूबसूरत हैं या अच्छा गाते हैं, उन लोगों को आगे चांस ही, तो वो कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, वो कहते हैं हमारी तो किस्मत ले गई हमें। तो लोग भी उनके बारे में कहते हैं यार इनकी लक है, इनको बना गई। बहुत से लोग शाहरुख खान साहब के बारे में भी बोलते थे, आपको पता है, ऑल्दो ही इज़ अ सुपरस्टार, मगर शुरू में लोग उनको यही कहते थे कि शाहरुख की सिर्फ लक काम की है, वरना एक्टर आमिर खान ज़्यादा अच्छा था। आपने सुना होगा ये वाली बातें। तो ये सब पाकिस्तान में भी होती है, हर जगह, हर मुल्क में होती है। तो इसमें क्या तवाज़ुन है? अब ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इस इंसान की सिर्फ लक काम कर रही है, वरना बंदा बिल्कुल कोई किसी काम का नहीं है? ये बताए। देखिए, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, एक बंदा ना बड़ा, उसके हालात बड़े तंग थे, मैंने माशी तौर पर बहुत माठा था वो किसी के पास जगह बैठा रहता, देखा कि इस बंदे के जो है ना हालात बड़े तंग हैं, तो उन्होंने मशवरा किया, उसके मैं क्या करूं, मेरे हालात बहुत तंग हैं, बच्चे मेरे तंग हैं। उन्होंने कहा कि देखो यार, तुम्हारी किस्मत जो है ना, वो जो सामने पहाड़ है उसके नीचे दबी हुई है। अगर तुम उस पहाड़ी को गिरा दो, तोड़ दो, तो तुम्हारे वहाँ से किस्मत जो है निकलेगी और तू कामयाब हो जाएगा। उसने उनकी बात को यकीन कर लिया। करने के बाद दिन रात लगा रहा, उसको खोदता रहा, उसमें पत्थर था, उसमें बाकी चीज़ें तोड़ता रहा। एक लंबा अरसा लग गया उसके पास। आखिर को पहाड़ गिर गया उसका। कुछ आप पहाड़ गिर गया तो उसने आकर बताने से पहले क्या हुआ कि वहाँ नज़दीकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड की कंस्ट्रक्शन थी या कोई डैम की कंस्ट्रक्शन थी, तो वहाँ जो उस पहाड़ को काटते हुए जो काफ़ी बड़ा पत्थरों से निकल आया। जब पत्थर निकला, उन्होंने कहा ये पत्थर हमें चाहिए। उन्हें पत्थर क्या कि उसको बेच दिया, पत्थर उनको बेच दिए, वहाँ से उसके पास पैसे भी आए। वो पैसे लेकर उन साहब के पास आया, उसने कहा पहाड़ मैंने गिरा दिया, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से जो पत्थर निकला, वहाँ से जो लकड़ी निकली, वो मेरी क्या सेल आउट हो गई और मुझे अच्छी खासी वहाँ से आमदन हो गई है। उन्होंने कहा अब वहाँ से क्या, वो जो तेरी किस्मत वहाँ दबी हुई थी, वो किस्मत आज़ाद हो गई है, अब तू काम करता रहे। अब वो बंदा काम करता रहा। कुछ अरसे के बाद वो बहुत बड़ी उसकी क्या है माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई। तो एक दिन आकर उन बुज़ुर्गों से पूछता है कि बताइए कि मेरी किस्मत वहाँ पहाड़ के नीचे रखी किसने थी, जो अगर आप मुझे ना बताते तो मैं कभी भी उसको आज़ाद ना करवाता, तो मेरे हालात यूँ बदलते ना। तो फिर बेटा किस्मत कोई चक्कर कोई नहीं था, तो बेसिकली तेरे अंदर सुस्ती और हड हरामी थी और तेरी सुस्ती और हड हरामी तो इतना तूने काम किया, काम करने के नतीजे में अब तुझे सुबह जो है सुस्ती करने को दिल नहीं चाहता है, और अब तू आज़ाद है, और अब तू जिस काम को भी हाथ डालेगा तो उसको काम करने में कामयाब हो जाएगा। आप कहते हैं कि बच्चा चल रहा है, कहते ये बच्चा गिर जाएगा। अब वो बच्चा गिर गया, कहा मैंने कहा था तुम गिर जाओगे। हाँ। अब ये क्या उसकी किस्मत में गिरना था? नहीं, कि चाल देकर आपको अंदाजा हो गया था कि जिस तरह से ये चल रहा है ये टकरा के गिर जाएगा। वो हमारे इल्म की वजह से नहीं गिरा, ये बात समझिएगा, वो हमारे इल्म की वजह से नहीं गिरा बल्कि अपने अमल की वजह से गिरा। क्या बात है जी। शाहरुख बना है तो अपने अमल की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने मतलब कांस्टेंट था वो, इसलिए शाहरुख खान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। शुजात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में किस्मत या मेहनत, दोनों में से क्या चीज़ चाहिए होती है और कौन काम करती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, एक बच्चा गरीब घर में पैदा हो, एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ। जो अमीर बच्चा है उसके तो जेब में सब पैसा, जायदाद, बिजनेस, फैक्ट्री, सब कुछ उसको जो है ना उसकी किस्मत के साथ मिल गया। अब जो गरीब है
उसको तो मेहनत करनी पड़ रही है रोटी कमाने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी, कारोबार के लिए भी, जॉब के लिए भी, तो उसकी किस्मत ख़राब है क्या? हाँ, ये भी कि वो गरीब के घर में पैदा हुआ है और उसको बहुत कुछ करना है, बड़ी मेहनतें, बड़े ठोकरे खाने, तो अब बताएं इस हिसाब से क्या सीन है? हाँ, ये बात बड़ी बड़ी कॉमन है। और एक बात बिल गेट्स ने कही थी कि किसी के यहाँ ये गरीब पैदा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो जो एक अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ और एक गरीब माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, दोनों का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। क्या ये किस्मत है? नहीं, ये मैं गुजारिश की, ये असल में अमीर वो बच्चा अमीर नहीं है, अमीर उसके माँ बाप है, मगर उसको वो मेहनत, वो मुशक्कत, वो धूप में ठोकरे, बसों के धक्के, ये सब कुछ नहीं खाने पड़े, तो क्या ये किस्मत है शुजात साहब? जब वो तो आसाइश है, उसको तो ज़िंदगी में वैसे ही मिल गई प्लेट में, उसने तो वो धक्के खाए नहीं, धूपों में खड़ा हुआ नहीं, मजदूरी उसने की नहीं, फाके उसने काटे ही नहीं, तो क्या ये उसकी किस्मत है? अल्लाह ने हमें क्या मैसेज दिया है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, ए बंदे जितनी तू जुस्तजू करेगा ना, सही करेगा, तुझे उतना ज़रूर मिलेगा। अब वो जो उसके अमीर माँ बाप के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि वो मेहनत करेगा, वो स्ट्रगल करेगा? वो आपने कई अमीरज़ादों को देखा होगा, ये आप इसके शाहिद होंगे और आपका ये मुशाहिदे में होगा कि उन्होंने अपने माँ बाप की वो बहुत बड़ी एम्पायर को उन्होंने लुटा दिया होगा, क्योंकि उसको संभालने का जो टैलेंट था उनके अंदर, जो स्किल्स थे, वो उन्होंने डेवलप नहीं किए। और जिस तरह एक जिसे कहते हैं धक्के जो खाता है, धक्के नहीं खाता बेसिकली, वो उसकी एफर्ट का, उसकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अचीव करने का। अब आप देखें कि मगर सर आपकी इस बात से काफ़ी लोग ये बात भी सोच सकते हैं कि अगर अब हम अमीर बाप के घर में ही पैदा हुए और हमारे पास बचपन से ये सारी लैंड क्रूज़र्स, BM, G7 इस तरह की गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है मेहनत नहीं करेंगे, या हम निकम्मे हैं, या हम नकारा हैं, हम अपने बाप की जायदाद को डुबो देंगे। हो सकता है वो भी आगे लेके जाएँ। फिर अब ये तो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो उतनी मेहनत नहीं होगी जितने फाके काटने और धूप में खड़ा होना, अपने आप को मतलब अजियत है उसको नहीं होंगी, मगर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसमें मुझे बताएं किस्मत का कितना हाथ। अब वो जो जिस अमीर के यहाँ पैदा हुआ है, क्या उसका बाप बाय बर्थ वो भी अमीर था? आप जब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसकी हिस्ट्री बिल्कुल ऐसी होगी जो अभी आप बयान कर रहे हैं। मतलब मैं तो बच्चों की बात कर रही हूँ। हाँ। क्या बच्चों की किस्मत बतानी है कि अगर वो अमीर के घर पैदा हो गया और एक गरीब के घर, है जरा ट्रिकी कहानी, मुश्किल भी है, मगर ये किसका जवाब जरा ढूंढ के आप मुझे निकाल के दे, ताकि चीज समझ इनको भी आए, समझ आ जाए। हाँ। अब लेट्स सपोज कि उसका बाप एक सनतकार था और सनतकार के यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का वो बच्चा पैदा हुआ है। अब उसको उस इंडस्ट्री में लेट्स सपोज अपने बूम पकड़ा, अब वो इंडस्ट्री जो है एक जगह रुक गई है, वो आगे ग्रो नहीं कर रही, उसकी अब डिमांड या उसकी मार्केट नहीं रही। अब उस अमीर बाप के यहाँ पैदा होने के नतीजे में अगर तो वो नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी, नई अप्रोच लेकर नहीं आएगा, तो उस इंडस्ट्री ने आगे नहीं बढ़ना और उसने डैमेज होना है। और जो गरीब के यहाँ पैदा हुआ उसके सामने अभी सारी फील्ड्स क्या हैं, वो ओपन है। ये याद रखिएगा, ये फिक्स माइंडसेट में चला गया है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब मुझे पता है कि मेरे बाप ने इतना कुछ दिया, मैंने इसी को संभालना है। अब ये फिक्स्ड माइंडसेट है, मेरा बाप जागीरदार है, मेरा बाप एक पॉलिटिशियन है, मेरा बाप एक फलां है, तो मुझे इसी फील्ड को चूज़ करना। मैंने अक्सर देखा कि डॉक्टर के यहाँ अमूमन डॉक्टर ही पैदा होगा, एक ऑफिसर के यहाँ ऑफिसर ही पैदा होएगा। सर कुछ बॉसी तबीयत के भी लोग होते हैं ना, जो सिर्फ लोगों से काम करवाना जानते हैं, वो शुरू से बॉस होते हैं, उनके टेंट्रम्स वैसे होते हैं। कुछ लोगों का यही किरदार होता है कि वो किसी से बस काम सुनते हैं कि क्या करना है, वो मेहनत करके जुगाड़ी करके बस काम करके देते हैं, मेहनत जबकि दोनों कर रहे होते हैं। मगर एक की बॉसी तबीयत होती है जिसको काम लेना आता है, और एक की जो है नॉर्मल ऐसी तबीयत होती है जो काम करके दे सकता है। मगर बॉस का अगर कोई जितनी भी भले मेहनत करता हो, अगर बॉस वाला उसको रुतबा दे दें, दर्जा दे दें, तो वो फ़ौरन आते ही अपना बिजनेस गिरा देता है कि भाई ये मेरे से फैसले नहीं हो सकते, मैं डिसीजन पावर नहीं है, ये नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें। ये टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ में आता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी की टाइप कौन सी है। अगर आप बॉसी तबीयत के मालिक हैं और आपको वहाँ पर एक टीम का मेंबर बना दिया गया तो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, और आप एक टीम मेंबर के तौर पर अच्छा काम कर सकते और आपको बॉस बना दिया तो फिर भी आप काम नहीं कर सकते। तो ये आपकी 8 जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं, उन 8 में से वही तो मैंने पहले गुजारिश किया कि उसको फाइंड आउट करना है कि आपका नेचुरल टैलेंट असल में है क्या, टैलेंट क्या है। ठीक है, अगर वो टैलेंट आपका नहीं मिला है और आप उस बच्चे को बॉस की सीट पर बैठा दें
तो फिर बर्बादी यानी बर्बादी ये जो आप बुगलिया दौर देखिए, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। ये जवाब मैं पूछवाना चाह रही थी। मैंने कितनी 3-4 जगहों से हर तरीके के सवाल किया आपको, और ये दिस इज़ द जुज़ कि आपके अंदर जब तक कि जो टैलेंट है वो आप खुद नहीं पहचानेंगे, और जब आपको नहीं पता होगा या सामने वाले को आपके टैलेंट का जो है ना मुजाहरा नहीं हुआ होगा और वो आपको किसी ऐसी जगह पे बिठा देगा, तो लॉस आपकी ज़िंदगी का पक्का है। फिर उस वक्त आप अपनी किस्मत को रोएं या आप अपनी मेहनत को रोएं, जहाँ पर आपने अक्ल इस्तेमाल नहीं की, अपनी जहानत का मुजाहरा नहीं किया, वहाँ तो बर्बादी पक्की है। फिर चाहे किस्मत हो या फिर आपकी मेहनत, ठीक है, लेके दोनों को साथ चलना है, मगर बीच में अपनी अपनी टैलेंट के साथ इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी शुरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत अच्छी रहनुमाई की आपने, और आई होप आपको समझ आई होगी। इसलिए मेहनत और आपका जो लगन है वो सारी चीज़ों को एक साथ करके उसमें अकल भी डालिए, शऊर भी डालिए, और अपने टैलेंट को भी एंटर कीजिए इसमें, फिर इंशाल्लाह आपकी किस्मत, मेहनत बहुत लगन लेकर आएगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे मेहमान को मधु करेंगे जो कि बॉडी बिल्डर भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और वो आज आपको बताएंगे कि जो स्टीरॉइड्स हम इस्तेमाल करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो कितने नुकसानदेह हैं, कितने अच्छे हैं, कितने कारआमद हैं, आपके जिस्म में जाकर क्या करते हैं, अच्छा अगर रिएक्शन देते हैं तो वो भी बताएंगे, और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बुराई करते हैं, आपके जिस्म के आर्गन्स को ख़राब करते हैं तो भी बताएंगे। इतने अच्छे मेहमान मेरे साथ ज़िशान महमूद जो है वो तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉडी बिल्डर हैं आप? यस। दिखाए ना लोगों को, मसल दिखाए। ज़बरदस्त, बड़े फ़ख्र होता है ना जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, वो उनके जो ऐसे बाइसेप्स और मसल्स और सिक्स पैक्स दिखा के बहुत खुश होते हैं। आप भी होते होंगे, मेहनत से बनते हैं, जाहिर सी बात है ना, तो दोस्त आके बोलते होंगे यार ज़रा दिखाओ, है ना, ऐसे तब मसल्स दिखाते होंगे। तो मुझे बताइए कि डाइटिशियन भी हैं आप साथ साथ, तो ये जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है ये क्यों किया जाता है, और ये स्टीरॉइड्स हमारे जिस्म में जाके क्या काम करते हैं, जो हमें कहा जाता है कि जब बॉडी बिल्डिंग करनी है तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है? बेसिकली जो स्टीरॉइड्स हैं ना वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मेडिकली उनका यूज़ है, उनका पर्पज़ है, वो किसी वजह से बनाए गए हैं ना। तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं। मतलब कोई एक थेराप्यूटिक डोज जो है, जो एक डिज़ाइन की गई है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, किसी पर्सन को देने के लिए कि वो उसकी लाइफ सेविंग कर सके, उसको बचा सके, तो बॉडी बिल्डर्स उस डोज से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स के 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक होता है एक्यूट और एक क्रोनिक इफ़ेक्ट है। जो एक्यूट इफ़ेक्ट है वो आपको विद इन 5 to 6 डेज़ के अंदर अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे पोटेंट स्टीरॉइड्स भी हैं जो विद इन 48 आवर्स आपको रिजल्ट्स शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 90 डेज़ आपको रिजल्ट शो करेंगे। लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको अगले 6 घंटे में, मतलब 6 आवर्स में आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स भी हैं जो अगले साल से, मतलब 12 महीने के बाद आपको जाके इफ़ेक्ट शो करेंगे। जो इफ़ेक्ट्स आपको शुरू के 1-2 हफ्ते में फ़ील होगा वो एक्यूट इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा, और जो क्रोनिक इफ़ेक्ट होगा वो आफ्टर 6 मंथ आपको फ़ील होंगे। मगर मुझे ये बताइएगा ज़िशान, ये जो स्टीरॉइड्स हैं, हम जब इसको खा रहे होते हैं, ये हमारे जिस्म में जाके ऐसा क्या काम करते हैं कि हमारा जिस्म फूलना शुरू हो जाता है? स्टीरॉइड्स ना बेसिकली एक्सेलरेटर्स होते हैं। एक्सेलरेटर्स का मतलब है कि स्पीड अप करते हैं, ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। कोई पर्सन है जो कि बेड रिडन है, कोमा में है, एनीथिंग, उसको एक मेडिकेशन दी है जिसने उसके ब्रेन की फंक्शन को तेज़ करना है ताकि वो बंदा उठ के बैठ जाए, चलने फिरने लग जाए, बातें करने लग जाए। लेकिन उस जो ड्रग है उसकी जो फार्मेटोकाइनेटिक्स है कि उसकी जो टाइमिंग है रिलीज़ होने की बॉडी के अंदर वो थोड़ी है, मतलब वो इतना टाइम ले जाती है रिलीज़ होने में, अपना इफेक्ट शो। तो स्टीरॉइड क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। इसी तरह ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर बॉडी बिल्डर्स ने क्या करना है, मसल गेन करना है, पावर गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इस तरह की चीज़ें। स्टीरॉइड्स आप लोग पाउडर की फॉर्म में और गोलियों की फॉर्म में खाते हैं, तो क्या ये ड्रिप की फॉर्म में भी लग रही होती है स्टीरॉइड्स, जो ट्रेनर को इनको रेकमेंड करते हैं? स्टीरॉइड्स के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, ये आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, इंट्रामस्कुलर भी अवेलेबल हैं, इंट्रावेनस भी अवेलेबल हैं। सो ये जैसे 6 पैक्स चाहिए अगर पेट पे, तो पेट के ऊपर भी इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं? पेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ना हर किस्म की मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 6 पैक्स के बिल्कुल साइड पे, कॉर्नर पे भी छोटी एक
नीडल के साथ, सिरिंज के साथ स्टीरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और उनका मानना ये होता है कि जिस मसल में हम स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी मसल को इसका फ़र्क पड़ेगा या इसका इफेक्ट शो होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इवनली, वो आपके ब्रेन तक भी जाती है, हार्ट तक भी जाती है, लंग्स तक भी जाती है, वो सिर्फ मसल्स तक नहीं रहती। तो यहाँ पे मसले स्टार्ट होते हैं कि जब आपके वो ऑर्गन्स तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जिशान साहब, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि स्टीरॉइड्स अगर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से है, मेडिकेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी पेशेंट को दी जा रही है, या अगर कोई ट्रेनर भी किसी को रेकमेंड करता है तो उसकी नो हाउ पता होनी चाहिए, उसकी आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि बॉडी में किस हद तक की देनी है, क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं देनी, किस टाइम पे देनी है, उसके इन्फॉर्मेशन के बगैर ऐसे इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, ट्रेनर थोड़ा इस चीज़ से इज्तनाब करें क्योंकि ट्रेनर्स के पास कोई एनाटमी या फिजियोलॉजी, मगर मुझे ये है कि व्हाई वी यूज़ दिस स्टीरॉइड्स, मतलब ज़रूरी क्यों है स्टीरॉइड्स? एक बात है ना, अगर हम किसी को कहते हैं भाई तुम शुगर के पेशेंट हो, तुम चीनी छोड़ दो, ठीक है, तुम ये ना करो, एहतियात, तो हम क्यों किसी का मतलब इसको स्टीरॉइड्स के ऊपर डाल रहे हैं? क्या वो अपनी बॉडी बिल्डिंग, अपनी एक्सरसाइज से खुद अपने मसल्स ऐसे गेन नहीं कर सकता जो हम स्टीरॉइड से फुला रहे हैं? एक सवाल है। बिल्कुल, ये हमारे सारों के अंदर ये एक आदत होती है इंसानों के अंदर कि हमें जल्दी चाहिए होती है कोई भी चीज़। तो जब न्यू टीनेजर बच्चा जिम में जाता है और वो बड़ी बड़े पोस्टर्स देख रहा है जिसमें इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स लगी हैं और वो बनना चाहता है उनके जैसा, हालांकि उनको वहाँ तक जाते हुए 30 से 35 साल का टाइम लग चुका होता है। 30 से 35 साल? यस। ये जो बॉडी है, बॉडी बिल्डर वाली बॉडी, ये कितने टाइम तक बनती है, तैयार होती है? इसमें अगर 16-18 साल का लड़का है तो इसमें डिपेंड करता है कि उसका ऑलरेडी फिटनेस लेवल क्या है, उसका BMI क्या है, उसमें फैट कंटेंट कितना है। अगर वो पहले से ही अच्छा जेनेटिकली लड़का है जिसमें फैट कंटेंट कम है, मसल मैस उसमें ज़्यादा है, तो उसको मैक्सिमम 2 से 3 साल। भाई जैसे पतले से इनके ऊपर क्या कहानी कितने दिनों में हो जाएगी? इनकी एज पे डिपेंड करता है कि इनकी एज क्या है। उसके बाद आप अगर इनके जल्दी आए ना समझ, अब ये सपोज आए ना, जल्दी आ जाए, शाम ही लगाएंगे आप भी ना। अब अगर ये उसामा साहब है, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उम्र आपकी? 62 है। 40 इयर्स के बाद मर्द जो होते हैं, मेल होते हैं, 1% मसल लॉस करते हैं ईच ईयर। सो हमें वो 1% मसल लॉस को भी बचाना है और हमें मसल को ऐड भी करना है। सो इनको डबल मेहनत करनी है। इनके तो मसल ही कोई नहीं, मगर इनके मसले बहुत हैं। ऑफ कोर्स मसल्स होते हैं, वहीं पे होते हैं, एनाटमी तो वहीं पर है, सिर्फ हमने उनको क्या करना है, एंगेज करना है फिजिकल एक्टिविटी। तो इस एज में भी 62 में भी हम कर सकते हैं? थोड़ा सा हमें इंजरी से बचकर इनको एक्सरसाइज की तरफ लाना पड़ेगा। इनको क्या स्टीरॉइड देनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं, इनको स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं। और ये कितने साल में तैयार हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए? ये किसी अच्छे ट्रेनर के हाथ आए तो तकरीबन इनको 2 से 3 साल लग जाएंगे। 2 से 3 साल? यस। क्या बात। हमारी उसामा साहब हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े नेक इंसान है। मैंने कहा क्या पता, देखिए शौक है, किसी को भी हो सकता है किसी भी एज में। तो ये आज पहली मरतबा मुझे पता चला कि हम आफ्टर 60 भी अगर किसी का दिल करता है अपनी बॉडी, अपनी इस तरह से बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी बनाने का, तो वी दे कैन गो फॉर इट, है ना? यस ऑफ कोर्स, इंटरनेशनली इनके कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो लोग स्टीरॉइड्स ले चुके हैं और खा चुके हैं, अपनी बॉडी बना चुके हैं, जरा पहले उनको बताइए कितने नुकसान होने वाले हैं उनको? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बताएं। स्टीरॉइड्स जिन्होंने लिया है वो एक तो डिपेंड करता है किस किस्म का स्टीरॉइड लिया, दूसरा उसकी डोजेज क्या उन्होंने इस्तेमाल की है, तीसरा उसका मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, IV लेवल पर उन्होंने लिया था, इंट्रामस्कुलर लिया था या ओरल फॉर्म में लिया था। ओरल फॉर्म जो होता है वो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, एपेटाइट ज़ीरो हो जाती है, आपके लिवर जो एंजाइम्स हैं, फंक्शन टेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी किडनीज़ को मसला होना शुरू हो जाता है। ये तो 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। ये फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं? फूड सप्लीमेंट्स ना आपने खुद चेक करना है, फूड सप्लीमेंट्स की ऑथेंटिसिटी एक दफ़ा देख लेनी है कि क्या वो ऑथेंटिक है फूड सप्लीमेंट, आपने जहाँ से बाय किया उसके ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, जिस परचेज़र से आप वो ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उसके पास फॉर्म 6 और 7 अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा उसकी जो बहुत कॉमन है कि हम उसकी एक्सपायरी चेक करते होते हैं, सप्लीमेंट की पैकेजिंग चेक करते हैं। जिस ब्रांड का आपने सप्लीमेंट लेना है उसको पहले आपने ऑनलाइन सर्च करना है कि उस ब्रांड ने ये वाला सप्लीमेंट किस पैकिंग में इस साल निकाला है। ये हर साल या 1-2 साल के बाद अपनी पैकिंग चेंज करते रहते हैं। सो आपने वो पैकिंग चेक करके और
एक और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जिस कंपनी का आपने सप्लीमेंट परचेज़ करना है ना, उस कंपनी की इंटरनेशनल वेबसाइट आप विज़िट करें, उनके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फ्रेंचाइजीज़ का नाम लिखा होगा जो वर्ल्ड वाइड होंगी। अच्छा। उसमें से आपने पाकिस्तान को चेक करना है कि पाकिस्तान में उनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ठीक। सो उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने फिर कॉल करनी है या उससे आपने कॉन्टैक्ट करना है और वो सप्लीमेंट लेना है। और अगर उसका कोई आपको साइड इफेक्ट शो होता है या आपको फील होता है कि मैं ये सप्लीमेंट ऑथेंटिक नहीं था, तो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को मेल नहीं करनी, आपने डायरेक्ट उन इंटरनेशनल जो कंपनी थी जिसकी वेबसाइट से आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देखा था, आपने उसको मेल करनी है कि मैंने आपके बताए हुए डिस्ट्रीब्यूटर से ये सप्लीमेंट लिया था, मेरे ये कंसर्न्स हैं, काइंडली इसको आप क्लियर आउट करें। सो इस तरह आपको पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है। सब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अगर हम खाएं वो कौन कौन सी हैं जिससे हम अपनी बॉडी को जो है ना इस तरह से अच्छा बॉडी बिल्डिंग वाली शेप में बना सकते हैं, मटन, बीफ, फिश, व्हाटएवर। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। सी वेलकम बैक। अच्छा मुझे बताइए, ममनू अद्वियात जो होती है उससे मौत भी वाक़ई हो जाती है इस्तेमाल करने से? काफ़ी लोग खा रहे हैं, बताएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात ओपनली यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको भी और सबको बताना चाहूँगा कि जो ड्रग्स आप ओवर यूज़ कर जाते हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स, पाकिस्तान के अंदर हमने ऐसे भी रिपोर्ट किए हैं केसेस जो मैंने पर्सनली विज़िट किया है उनके, और उनकी मैंने जो उनकी आफ्टर फाइल होती है केस स्टडी उनको चेक की थी, तो उनके ही ट्रेनर्स ने ही उनको ऐसी ममनुआ अद्वियात दी थी और उसकी डोज डिफ़ाइन नहीं की गई थी, ठीक है। और डोज डिफ़ाइन ना करने की वजह से वो बंदा जो था वो ओवरडोज कर गया था और नेक्स्ट डे ही वाज लाइक दैट। Really? Yes, he couldn't wake up from his sleep। और ये तो अभी एक केस है, मैंने इस तरह के तकरीबन अभी तक 4 से 5 केसेस पर्सनली विजिट किए हैं। कुछ जो हैं वो मैंने सुने हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनली देखे हैं तो ये जो स्टीरॉइड्स वगैरह है इससे हमारी किडनी, लिवर, ये फंक्शन सही चलता है या डैमेज होना शुरू हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि इधर लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल में हमारी रोटेशन होती थी उस ज़माने में, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो एक बच्चा था तकरीबन 18-19 साल का और वो डुअल किडनी फेलियर में था और वो हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस करवाने आता था नेफ्रो वार्ड के अंदर। तो मैंने उसे पूछा कि यार आप जवान बंदे हो, आपके साथ क्या हुआ, जेनेटिकल इशू है कि क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने क्रेटीन इस्तेमाल की थी। क्रेटीन सप्लीमेंट होता है, ईजिली अवेलेबल है किसी भी आपको सप्लीमेंट स्टोर से, और सप्लीमेंट है, लीगल है, इलीगल ड्रग नहीं है, बैंड सब्सटेंस नहीं है। तो मैंने उसे पूछा कि क्रेटीन तो सबसे सेफ़ है अगर आप उसकी सेफ़ डोज इस्तेमाल करें। कहता वही तो बात है, मुझे डोज बताई नहीं गई। मैं 30 ग्राम क्रेटीन का जो स्कूप था, जो एक वे प्रोटीन का स्कूप होता है 30 ग्राम का, क्रेटीन का 5 ग्राम का स्कूप होता है, वो 30 ग्राम्स का क्रेटीन डेली इंटेक करता रहा, जिसकी वजह से दोनों किडनीज़ जो हैं वो शट डाउन हो गई। अब वो क्या वेट कर रहा है बेचारा कि वो छोटी बहन बड़ी होगी तो वो फिर 18 साल बाद उसको किडनी एक डोनेट कर सकेगी, क्योंकि वो जेनेटिकली दोनों उन्हीं की किडनी पेयर्स हो सकती हैं। तो वो बच्चा जो था वो डुअल किडनी फेलियर के साथ हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस के लिए आता होता था। और मैंने पूछा भी था कि किससे लिया, और उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये फ़लाँ जिम है, फ़लाँ उस्ताद था, उसने मुझे कहा कि उसने कहा ये बड़े वाला स्कूप जो है ये वाला पी लो। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। निशान, फिर आप हमें ये बताइए कि इस स्टीरॉइड से हट के जो कि इतना डेंजर कॉज कर सकता है, ये ममनूई अद्वियात, खुदा के लिए इन चीज़ों से बचिए, ऐसी चीज़ें मत खाइए, आपकी ज़िंदगी स्टेक पे लग जाएगी। आपके माँ बाप ने आपको कितने प्यार से, दुआओं से मांग के पैदा किया होगा, अल्लाह से गिड़गिड़ा के, रातों को जाग जाग के, दुआएं झोलियाँ फैला फैला के आपको मांगा होगा, और उसके बाद आप जो है अपनी ज़िंदगी को ऐसे स्टेक में लगा देते हैं कि जाके आप अच्छी तरीके से जिम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी एक्सरसाइज करके, हेल्दी बॉडी लिफ्ट करके आप अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाएं या ट्रेनर बने, मगर दिस इज़ नॉट द वे टू टेक स्टीरॉइड्स एंड ऑल। आप अपनी जान के साथ खुद खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये खुदकुशी है, खुद अपने ऊपर जुल्म करना, स्लो पॉइजन देना, ऐसी अद्वियात खाना, ये तो खुदकुशी है। इसका भी हिसाब किताब बहुत बड़ा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन चीज़ों से हट के नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाए। नेचुरल चीज़ें क्या हैं जो करके या खा के, ऐसी एक्सरसाइजेज वगैरह जिस पे जो है ये आप अपना बॉडी बिल्डर वाला शेप बना सकते हैं? देखिए, नेचुरल चीज़ें जितनी भी अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उसमें कोई ना कोई इफादियत है, उसके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा है। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा ये कहते हुए कि जी डाइट कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ मैं चावल खा रहा हूँ बॉयल और चिकन बॉयल खा रहा हूँ, बाकी मैंने रोटी भी छोड़ दी है, दही, दूध, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, कि जी वो ट्रेनर साहब ने कहा है कि जी ये सारी चीज़ें छोड़ देनी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक बड़ी टिप्स मैं आप लोगों को अगर दे सकूँ तो मेरी कुछ टिप्स हैं वो जो आप जहन में रख लें
कि पोर्शन साइज़ ऑलवेज़ मैटर्स। पोर्शन साइज़, मेरे पास कोई बंदा अगर ट्रेनिंग के लिए आता है और वो एक स्लाइस पिज़्ज़े का भी खा लेता है ना, तो मुझे वो कबूल है, लेकिन अगर वो 3 से 4 स्लाइसेस खाता है तो वो फिर कबूल नहीं है, ठीक है। पोर्शन साइज़ मैटर करता है हमेशा, कि आप जब खाने बैठे हैं तो ये तो हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि भूख रख कर खाना चाहिए आपको, थोड़ा सा अपने आप को ओवर नहीं कर देना चाहिए, ठीक है ना, कि आप बिल्कुल ही बैठ गए और आज ही मिलना है खाना और आज ही खा जाना सारा। और एक टाइम पे जब आप इतना ज़्यादा फूड इनटेक कर लेंगे तो आपकी ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर जाएगा ब्लड के अंदर। ग्लूकोज लेवल स्पाइक करने की वजह से आपके एडिनोसाइट्स, जो आपके लिपिड फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। जब वो सेल्स ज़्यादा बन जाएंगे तो फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है आपने कि अपने पोर्शन को एक तो कंट्रोल करना है, दूसरा शुगर का इंटेक एब्रप्टली इतना ज़्यादा नहीं करना है। कोई शुगरी फूड है आपके पास, कोई केक पड़ा है या कोई एनीथिंग, स्वीट्स हैं, कुछ भी है आपके पास, शुगरी फूड है, ठीक है, वाइट शुगर है उसके अंदर, उसको बनाने में इस्तेमाल भी, वो आपने एक ही दम में सारी नहीं खा जानी। अच्छा, शुगर से याद है, इंसुलिन भी इस्तेमाल होती है इस बॉडी बिल्डिंग में? इंसुलिन का नाम सुनते ही बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कांपने लग जाते हैं, लेकिन ये यूज़ करते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 90% जो डेथ्स हुई हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो इंसुलिन के ओवर यूज़ की वजह से हुई हैं, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। वो इसकी किस वजह तरह से लिया जाता है, वो क्या चीज़ है? इंसुलिन का यूजेज जो है ना, एक तो ये है कि इंसुलिन आती 2-3 किस्म की, रैपिड एक्शन आती है, लॉन्ग लेंटस आती है। लॉन्ग लेंटस ज़रा देर बाद आपको शुगर गिराती है। बेसिकली आप ये समझ लें कि इंसुलिन ने आपको भूख लगवानी है, ठीक है, इंसुलिन भूख लगवाती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, इतनी भूख होती नहीं है बॉडी के अंदर नेचुरली। लेकिन तो वो अननेचुरल तरीके से इतनी भूख कैसे पैदा करते हैं, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करके करते हैं कि हर खाने से पहले वो इतने यूनिट्स इंसुलिन के लगाते हैं, ठीक है। और एक बंदे को, मैंने ये खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसने देखा कि इंटरनेशनल एक बॉडी बिल्डर है जी, वो इतने यूनिट्स, मैं आपको यूनिट्स नहीं बता सकता यहाँ पे, कि वो इतने यूनिट्स इंसुलिन के इस्तेमाल करता है। उसने भी खुद ट्राई करने की कोशिश की कि सर मैं भी ट्राई करने, मैंने उसको रोका, मैंने कहा नहीं आप ना करो, ठीक है, आप फैमिली वाले हो, आप ना करो इंसुलिन यूज़, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इंसुलिन के यूजेज के साथ। लेकिन जब उसने मुझे डोज दिखाई तो वो डोज 10 टाइम्स ज़्यादा थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि डोज किस तरह इंजेक्ट करनी है इंसुलिन की, ठीक है। तो वो डोज जो थी वो उसने इंजेक्ट की, और मैंने उसको फिर यही बताया कि भाईजान यू शुड रश टू योर हॉस्पिटल नियरेस्ट टू यू, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, इंसुलिन का यूज़ जब ज़्यादा कर लेता है तो आपकी शुगर लेवल कम होती है और आपको भूख लगती है ज़्यादा। जब शुगर लेवल इतनी कम हो जाती है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, यू फील लाइक लेथार्जी, और आपको ऐसे लगता है कि जी मैं सोने लगा हूँ, यू वेरी साउंड स्लीप आपको एक फ़ील होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बंदा सोता है तो उसके बाद बंदा नहीं उठता, क्योंकि वो शुगर लेवल इतनी नीचे चली जाती है सोते हुए नींद के अंदर। सो ये एक बहुत साइलेंट किलर है इंसुलिन, बहुत साइलेंट किलर, इतना ज़्यादा इंसुलिन का तो मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर नाम भी नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ राइट किया आपने, हमें बताया कि स्टीरॉइड्स कितने जहर हैं। और देखिए यही अवेयरनेस हम आपको देना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं आपको कि अपनी ज़िंदगी से, अपने जिस्म से, अपनी रूह से भी मोहब्बत कीजिए, ना कि अपनी रूह को इतनी तकलीफ़ दीजिए कि वो जिस्म में रह ना सके और वो कहे कि मैं किस जिस्म में आ गई हूँ जो मुझे इतनी अजियत और इतनी तकलीफ़ दी जा रही है। स्टीरॉइड्स स्लो पॉइजन नहीं है, फास्ट पॉइजन है। ये वो पॉइजन है कि किसी वक्त एक बार आपने स्टीरॉइड्स लिया, ये इंजेक्शन, ये इंसुलिन लिया, तो हो सकता है there's a चांस अब सुबह ना उठे। Are you getting my point? Are you not? ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान खान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जहाँ जाते हैं अपनी बातों से सबको जो है ना अपना बना लेते हैं। तो आज हमने इनको इसलिए मौजू किया है ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें कि जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी से मिलने के लिए जाते हैं या कोई हमारी दोस्ती होती है किसी से, हम किसी महफिल का हिस्सा होते हैं या कभी घर पे, कहीं ना कहीं हम किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात से 2 मिनट में सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, उसको मुतासर कर लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके अंदर ये स्किल्स ही नहीं होते, ये टैलेंट नहीं होता, या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाता। इसी तरह पढ़ा लिखा इंसान, डिग्री होती है, डिग्री होल्डर, मगर जब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे से सामने से जो है ना जॉब के लिए रिफ्यूज़ हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं होता। तो हमने कैसे कन्विंस करना है, सामने वाले को कैसे मुतासर करना है, अपनी कैसी मनवानी है, इस पे बात करेंगे हम सुल्तान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू। आज बताइए ये सारे राज के आप कैसे कन्विंस करते हैं आपके मिलने वालों को? फ़िज़ा, देखिए जो कन्विंसिंग
एक ओवरऑल फिनोमेना है, होलिस्टिक फिनोमेना है, एक ब्रॉड फिनोमेना है, यूनिवर्सल और आफाकी फिनोमेना है। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि हमने शायद किसी को दबा के अपनी अथॉरिटी से इम्प्रेस करके उसको कन्विंस करना है, जबकि ये कन्विंस करने के मुनाफी सारे के सारे हमारे ख़यालात हैं या अंदाज़ है। कन्विंस करने के लिए, गुफ्तगू में कन्विंस करने के लिए, आर्गूमेंट पे कन्विंस करने के लिए अपने मकसद या अपनी बात या अपनी सेल या अपने इंटरव्यू भी एक सेल्स कॉल होती है। मैं चूँकि सेल्स भी पढ़ाता हूँ कॉरपोरेट सेक्टर में, तो अपने इंटरव्यू पे लाने के लिए, फिर इंटरव्यू की आपने बात की है, मेरा CSS का भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मैंने वन ऑफ़ द बेस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान CSS में किया था। फिर PPSC में मैंने इंटरव्यू टॉप किया था 1998 में। जी। तो ये जो कन्विंस करना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज कर सकें, बंद कर सकें, डब्बे में बंद कर सकें। ये एक कन्विंसिंग पर्सनैलिटी बनने की बात है। आपकी अगर शख्सियत ऐसी है, जो कि ज़ाहिर है उसके मल्टीपल फैक्टर्स पे हम अभी बात कर लेंगे, आपकी शख्सियत अगर कन्विंसिंग है तो आप कन्विंस करेंगे। एक रीज़नेबल इंसान हैं तो आप कन्विंस करेंगे। आप सुनने के आदी हैं तो आप कन्विंस करेंगे। दूसरे को समझने की आदत है तो आप कन्विंस करेंगे। आपके पास कोई डाटा, कोई नॉलेज मौजूद है तो आप कन्विंस करेंगे। आप किसी जगह पे खड़े हैं तो कन्विंस करेंगे। कोई जॉब के लिए कोई बंदा कहीं जाता है, ठीक है, और उसने बड़ी अच्छी तैयारी की, उसके पास डिग्री भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, उसने मेहनत भी की हुई है, उसके ऊपर इंटरव्यू की तैयारी भी की हुई है। अब जब वो वहाँ पर गए फिर भी वो रिजेक्ट हो गया, तो क्यों? जब वो जाए तो किन चीज़ों का ख्याल रखें कि रिजेक्ट ना हो? जी, मेरे पास एक बच्ची आई और वो MBA की क्लासेस बहुत साल पहले मैं पढ़ाता था, तो वो क्लास की सबसे शाइनिंग बच्ची थी, बेस्ट स्कोर करती थी, कॉन्फिडेंट थी, सब कुछ था, नॉलेज, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। कुछ सालों के बाद जब वो मुझसे मिली तो उसने कहा कि सर, या तो मैं बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज़ देती हूँ तो मैं क्वालिफाई नहीं करती, और अगर कहीं हो जाए तो मैं वहाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं हूँ। तो मैंने जाना उससे थोड़ी देर, वैसे तो मुझे उसका याद आया कि जिन दिनों में वो हमारे साथ बच्ची पढ़ती थी, तो उसके अंदर एक ऑटोक्रेटिक अंदाज़ था, एक ऐसा अंदाज़ था जिसमें उसने अपना नॉलेज या अपनी चीज़ों पे ओवर कॉन्फिडेंट होना, समटाइम्स ये भी एक मुसीबत होती है। मैं कई दफ़ा पाकिस्तान और दुनिया के कई इंटरव्यूज़ में, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सक्सेस दी, उनमें मैंने कई दफ़ा जानबूझ के हार मान ली कि इस लेवल तक मुझे इनको अपना नॉलेज या अपनी शख्सियत का इजहार करना है। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि कोई सीनियर अब वो समझेगा कि शायद मैं उनको शर्मिंदा कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास मज़ीद आर्गूमेंट्स थे, मैंने कहा सर आपको जितना मैंने बताया है तो ये मेरी तरफ से तो इतना है, क्योंकि आपके पास तो अनलिमिटेड नॉलेज है। मुस्बत अंदाज़ में, इसका ये नहीं मतलब मैं कोई बहुत क्लेवर बना, मुस्बत अंदाज़ में ड्यू रिगार्ड, कई दफ़ा जो आपका सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला होता है, या बॉस होता है, या सीनियर होता है, या इवन क्लाइंट होता है, या कस्टमर होता है, असल में ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपसे आर्गूमेंट और नॉलेज और अथॉरिटी मांग रहा होता है। कभी कभी उस अपने बेचारे की ईगो डाइट उसको चाहिए होती है। कई दफ़ा वो कन्विंस होने के लिए चाहता है कि मैं एक स्टेप बैक हो जाऊं, कई दफ़ा वो चाहता है कि थोड़ा सा मैं उसको मान लूं, कई दफ़ा वो चाहता है मैं मानूं, एक्नॉलेज करूं उसके पास भी कुछ है। तो जब हम अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर मनवाने की कोशिश करते हैं, और अपना चाहे हमारे पास नॉलेज या आर्गूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं, सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमारी मान ले, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। जितनी भी नॉलेज जो होती है उसको बिना किसी सवाल जवाब के बस हम ही बोले जा रहे होते हैं। उससे ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि भाई अच्छा, हमें ये लगता है कि कन्विंस हो रहा है, और सामने वाले को समझ आ रही होती है कि नहीं, मैं कन्विंस नहीं हो रहा, मैं अजियत में हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी तो इस सिचुएशन में फिर ये कैसे पता चलेगा कि हम जो इतना बोल रहे हैं वो सामने वाला कन्विंस हो रहा है या नहीं हो रहा? ये देखें, इसका तरीका तो लिसनिंग है और राइट क्वेश्चंस पूछना है। अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला, हमें लग रहा है कि वो कन्विंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमने या तो उसको समझा नहीं है, या जाना नहीं है, या हमने उसका पॉइंट लिया नहीं है, या हम सिर्फ अपनी बातों जो हमने तैयार किया हुआ है इंटरव्यू के लिए, किसी सेल्स कॉल के लिए, हम उसको वॉमिट कर रहे हैं बस, और हम ये जानने की सारा उसी वक्त डाल देते हैं ना कि ये कन्विंस हो जाए सामने वाला। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इम्प्रेस करना। जब तक हम दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं वो इम्प्रेस नहीं होता। जब हम नेचुरल होते हैं और अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को समझ के उसका सलूशन पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक सेल्स कॉल में कन्विंस करना चाह रहे हैं तो उसको कोई जो प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट के लिए कोई शख्स हमसे पूछ रहा है, उस प्रोडक्ट से उसका कोई मकसद है, उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स हैं, उस प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर
हमें उन बेनिफिट्स पे कमांड है, उन फीचर्स पे कमांड है और हम उनको प्लेस करके उस शख्स के प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, उसे हमसे कन्विंस होने के लिए इम्प्रेस वगैरह नहीं होना, उसे तो अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। सेम इज़ ट्रू अबाउट अ मदर। अगर एक बच्चे से हम बात करते हैं तो मदर्स, मुझे बहुत सारी मदर्स ट्रेनिंग्स में मिलती हैं और वो कहती हैं हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, इसका मतलब है वो कन्विंस नहीं होते। तो क्यों नहीं कन्विंस होते? क्योंकि मदर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही होती हैं, कभी ताना दे रही होती हैं, कभी पिछली फेलियर्स याद दिला रही होती हैं, लेकिन यानी जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ उल्टा रही हैं। वो ये नहीं जानने की कोशिश कर रही कि कोई चारा साज, बच्चा क्या चाह रहा है, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई उसको पूछ लेता उसका प्रॉब्लम क्या है, कोई पूछता उसके शौक क्या है। मदर अपनी एज पे खड़ी हैं, अपने एक्सपीरियंस पे खड़ी हैं, फादर अपनी अथॉरिटी पे खड़े हैं और अपनी एग्जाम्पल सारी कोट करके हम यूं करते थे, हम यूं करते थे। कन्विंस नहीं होना है ना। अच्छा, अब हम इसके सलूशन की तरफ आएंगे एक ब्रेक के बाद। आपने हमें बताना है कि जो माँ बाप हैं इनको कन्विंस करना है, कैसे करना है, बच्चों को कैसे करना है, ठीक है। फिर हमने ये बाहर जब काम के लिए जाना है, उनको अपने बिजनेस के जो सारे कुलीग्स हैं ऑफिस में जब सबसे मिल रहे होते हैं, उनको कैसे कन्विंस करना है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारी सोशल मीडिया पे जितने हमारे फैंस हैं, लोग हैं आपस में, हम इनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं किसी भी अच्छी बात के लिए, ठीक है। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मोटिवेशनल स्पीकर सुल्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करें कि हमने सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है अपनी बात पे, हमने उससे अपनी बात कैसे मनवानी, मगर कन्विंस करके ही मनवानी है ना, तो कैसे मनवानी उसकी हम थेरेपी के ऊपर बात करें। अब हम आते हैं इस थेरेपी के ऊपर कि सपोज़ अगर घर में कोई एक फ़र्द है, उसने अपनी बात मनवानी, जैसे एक शौहर है उसने अपनी बीवी से अपनी कोई बात मनवानी है और वो चिक चिक आगे से किए जा रही है, वो अपनी तय पे बस अटकी हुई है कि ये यूं ही होना है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं, मगर वो दूसरा बंदा उसको कन्विंस करना चाह रहा है, तो वो मियाँ अपनी बीवी को कन्विंस कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल घर से शुरू करते हैं। राइट। देखिए, मैंने जैसे फ़िज़ा पहले अर्ज़ किया ना कि किसी हम जब एक पॉइंट पे, एक बात पे, एक आर्गूमेंट पे कन्विंस करना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है क्या मैं एक कन्विंसिंग इंसान हूँ। कन्विंसिंग इंसान एक सच्चा इंसान होता है, एक खरा इंसान होता है, एक विजनरी इंसान होता है। इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है कि सुखन के निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो अगर एक हस्बैंड वो उसका कोई विज़न ही नहीं है लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, सच्चाई के बारे में, केयर के बारे में, खुलूस के बारे में, तो अब हम कहें कि एक बहस है और एक सिचुएशन है और आप मुझसे पूछें कन्विंस कैसे करेगा। अगर उसकी कोई रेपो बिल्ड हुई है, रेपो बिल्ड करना आना चाहिए, दूसरे की मानना आना चाहिए, एम्पैथाइज करना आना चाहिए, दूसरे की जगह पर जाके सोचना आना चाहिए। जब एक इंसान ऐसा इंसान बन के जीने लग जाता है तो वो सामने वाले को, जिसे वो कन्विंस करना चाहता है, से एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कन्विंस करना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को कन्विंसिंग रखा है अपने विजन के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपनी डीलिंग के ज़रिए, अपनी ट्रीटमेंट के ज़रिए, अगर उन्होंने 4 दफ़ा जब मानने की वजह बनती थी तो मानी भी है कभी, और कभी उन्होंने अगर लॉजिकल चीज़ें थी, रैशनल चीज़ें थी, प्रैक्टिकल चीज़ें थी, मानने में कोई हर्ज नहीं था। अगर वही जमे रहे हैं, ज़िद्दी रहे हैं, सरकश रहे हैं, बागी रहे हैं, बाहर इधर उधर अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें भी करते रहे हैं जो एक वफ़ादार शौहर को नहीं करनी चाहिए, अब अगर उनको नहीं माना जा रहा तो वो एक कन्विंसिंग शख्सियत नहीं है, उनका कोई लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कोई विजन नहीं है, उनकी शख्सियत कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए अगर वो कन्विंसिंग शख्सियत हैं तो बाकी ये है कि आप गिव एंड टेक करते हैं। दूसरी शादी के लिए भी कन्विंस कर लेंगे अपनी पहली बीवी को। ये तो ऐसे ही हो गया। अच्छा, मुझे बताइए, एक अमीर आदमी है सर, है, और उसके पास दौलत ही दौलत है, वो तो अपने पैसे के बलबूते पर हर एक को कन्विंस कर लेगा, जो चाहेगा अपनी बात बनवा लेगा। मुझे एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी तो कोई सुनता ही नहीं, उसको तो कोई मुँह नहीं लगाता, उसको कोई घास नहीं डालता, ऐसे फिर इस तरह से सिचुएशन में कैसे कन्विंस किया जा सके? मैं अर्ज़ करता हूँ कि आई कम ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, और मैंने अर्ज़ किया कि मैंने PPSC के इंटरव्यू में पंजाब में 8 करोड़ के सूबे में टॉप किया। तो मेरे पास तो कोई उस वक्त तो कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई मेरे पास आज की बिज़नेस ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई बिज़नेस में नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। माय फादर वाज अ लेबरर, ही वाज अ पुअर मैन। लेकिन मेरे पास, मुझे अपने नॉलेज में बिलीव था, मुझे अपनी मेहनत में यकीन था, मुझे अपने काम पे यकीन था, मैंने अपने काम के साथ ऑनेस्ट था, और मुझे इंटरव्यू में ये पता था कि ये जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे मैंने उसकी ठीक तैयारी की है। किसी भी चीज़, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, लोग कहते हैं परफेक्ट, मैं कहता हूँ चलें नियर टू परफेक्ट, चलें परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, तो नियर टू परफेक्ट बना देती है। तो मुझे चूँकि अपनी तैयारी पे, अपने काम पे पूरा एतमाद था,
तो इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर है। इकबाल कहते हैं, होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फ़क्र खज़फ़ को करे नगी। थोड़ी उर्दू मुश्किल है, लेकिन इकबाल कह रहे हैं वो इंसान दुनिया में कभी कभी पैदा होता है जो इतना साहिब यकीन बन जाए कि उससे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस हो, उसकी तैयारी इतनी हो, उसने काम इतना किया हो कि जब वो कहीं खड़ा होगा तो वो पत्थर को भी नगीन कर देगा। तो इसलिए गरीब अमीर की कोई बहस नहीं है इसके अंदर। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, आप में कैरिज्मा है, आप में लॉजिक है, रैशनल है, प्रैक्टिकल हैं, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। किसी जगह ये भी तो सिचुएशन आ जाती है कि दो लोग बात करें और कोई किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब उधर थोड़ी सी बहस उठ गई है, अब जिस जगह पे बहस बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे लड़ाई भी शुरू हो जाती है, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लिमिट है, ये इस चीज़ को किस तरीके से तवाज़ुन में लेकर आया जाए कि जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पर बहस ना हो, वहाँ लड़ाई ना हो, और सिर्फ अपने आप को, आपकी बात को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए सामने वाले को। हाफिज़ा, ये तो बहुत ही आपने लॉजिकल और प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड जो आजकल ज़रूरत है इस उम्र की, क्योंकि हर घर के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर लड़के बैठ जाते हैं और हमारे यहाँ मसालिक की और मज़हब की बहसों के अंदर लोग भाई भाई का दुश्मन है, घर वाले आपस में नहीं मिल रहे। मैं समझता हूँ कि बहस पहले सोचना चाहिए मुझे किस बात पर बहस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई सियासत के ऊपर बहस करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको कन्विंस करूं इसमें से मैंने क्या निकालना है। पहले हमें तय करना चाहिए कि मुझे किसी बात के मुझे पहले कन्विंस करने की ज़रूरत भी है या नहीं। अगर कोई मसलक के ऊपर बात कर रहा है और सिर्फ मसलकी रंग में कर रहा है, और कोई अगर सियासत पे कर रहा है और अपनी पसंदीदा लीडर पे मुझे खींच के लाना चाहता है कि मैं मानूं कि वो अच्छा है बुरा है, तो मेरा ख्याल है कि खूबसूरत सा मोड़ दे के इंसान को अवॉइड कर लेना चाहिए। लेकिन घरेलू बहस भी हो जाती है ना, आम बहस भी, दोस्ती यारियों में दो दोस्त बैठ के भी बहस शुरू कर देते हैं महफिल में कि चार लोगों के सामने जो है इसकी बात नीचे हो गई, मुझे चार लोग देख रहे हैं, इसकी बात ऊंची हो गई, तो वो कन्विंस उसको करा नहीं सका, फिर वहाँ पे वो गुस्सा, रिवेंज, अंदर गुस्से में तप रहा होता है। तो ये सब चीज़ों को, सिचुएशंस को फिर बंदा कैसे हैंडल करे, इसकी थेरेपी क्या है? जी, इस पे एक तो देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहुत ही शानदार ज़िंदगी के हर फील्ड में हमारे लिए वो नमूना हैं और मॉडल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में फरमाते हैं कि आप गैप दे दिया करें, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, फिर फरमाया अपनी पोजीशन बदल लें। आज जितना लेटेस्ट काम हुआ एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, या आप ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहस जीत जाएं लेकिन अपनों को खो दें, ज़रूरी नहीं होता कि हमने हर बहस जीतनी है। एट टाइम्स आप मुनासिब सा गिव एंड टेक करके शोज़ देखें आपने जिसमें चीखम चिल्ला, बहस, और इसी तरह अपनी बात कन्विंस नहीं करवा सकते, अपनी पार्टी को जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, उसके लिए सही बोल नहीं पा रहे होते, सामने वाला कन्विंस नहीं होता या ऑडियंस कन्विंस नहीं हो पा रही होती है। इजलास में भी वहाँ पे भी माइक तोड़ना शुरू करते हैं लोग, टेबलों पे मार मार के बात करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये वाली बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं जी, आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, दलील ऊंची होनी चाहिए, आर्गुमेंट बड़ा होना चाहिए, बात बड़ी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं वो हक और सच की बुनियाद के ऊपर आप किसी आर्गुमेंट के ऊपर खड़े हैं और ऑनेस्टी के साथ हारे कोई मसला नहीं है, मगर आप अपनी हक सच बात पे खड़े रहें। नहीं, इसके साथ साथ आपके पास डाटा पूरा हो, आपके पास नॉलेज पूरा हो, आपने अपनी वर्किंग पूरी की हो, तो उम्मीद है कि फिर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास नॉलेज हो, फैमिली में किसी बात में खड़े हैं तो आपको पता हो रिश्ते की अहमियत क्या है और बहस जीतने की क्या है, ईगो कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक मुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को रखना है, कहाँ तक वो अननेसेसरी ईगो में चली जाएगी, अब मुझे थोड़ा स्टेप बैक कर लेना चाहिए। तो एक तवाज़ुन, एक बैलेंस जब तक ये इंसानी शख्सियत में नहीं आता उस वक्त तक एक कन्विंसिंग पर्सनैलिटी बनना ये एक ड्रीम रहता है। तो हमें बैलेंस स्ट्राइक करना। थैंक यू सो मच सुल्तान खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा आपसे बात करके। इस तरह के टॉपिक्स हम आपके सामने इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप कुछ जो है सीखें, थोड़ी सी अवेयरनेस हो, आप समझें कि किस तरह से अपने सामने वाले को अपनी बात के हिसाब से जो है कन्विंस करना है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कितने गैर मुसलमानों को मुसलमान किया अपनी बात से, अपने गुफ्तगू से, अपने लहजे से, अपने अखलाक से, अपने काम से सामने वाले को कन्विंस किया। तो हमारे पास बहुत अच्छा रोल मॉडल जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनकी मिसाल ही रख दें तो फिर मेरे ख्याल से कहानी ही ख़त्म हो जाती है। हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।